हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश वैष्णव सर आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो पर। आज का वीडियो है हमारा पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हो, 11th का एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हो या आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए मीन्स आज का हमारा ये क्वेश्चंस है। पहला है आपका, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारी की अधिकतम संख्या होती है। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 10। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच पर ऋण पर ब्याज की दर होती है। तो ऋण पर ब्याज का मतलब होता है अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है और पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है फर्म के द्वारा 6% पर एनम, 6% वार्षिक। इसके बाद है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ का विभाजन होता है। तो लाभ का विभाजन होता है बराबर अनुपात में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली रेशियो में। फोर्थ क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में पार्टनरों का लायबिलिटी कितना होना चाहिए। मतलब साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व है वो क्या होता है। तो दायित्व होता है असीमित, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। मतलब फर्म में अगर कोई पार्टनर लोन लिया है फर्म के लिए, तो लोन जब तक उनका न पट जाएगा तब तक सभी पार्टनरों को इस लोन को पटाने का दायित्व बना रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख से अभिप्राय क्या है। मीन्स पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है साझेदारी व्यापार के संचालन की शर्तें एवं नियम। मतलब जिस पेपर पे पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, जितने भी उनके बीच में कंडीशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको जिस पेपर पर लिखा जाता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते का शेष हमेशा होगा। मतलब पार्टनरशिप में एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है फिक्स्ड अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब नामे शेष भी हो सकता है और जमा शेष भी हो सकता है। इसलिए आप ऑप्शन में लगाएंगे दोनों में से कोई भी। मतलब वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब बोथ को लेना है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है। तो आप याद रखेंगे साझेदारी संलेख बनाना, पार्टनरशिप डीड को जो बनाना है वो आपका क्या है, ऐच्छिक है। मतलब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, नेसेसरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल है। चालू खाते हैं, करंट अकाउंट क्या है। तो करंट अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मीन्स होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत खाता है ये। चालू करंट अकाउंट जो होता है वो व्यक्तिगत खाता में आएंगे। यहाँ पर आपने 11th में पढ़ा हुआ है अकाउंट्स 3 प्रकार के आपने पढ़ा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है 6% पर एनम। यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो अगर पार्टनरों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनरों के लिए, तो आपको याद रखना है 6% पर एनम। या फिर अगर इनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो जितना परसेंट इनके बीच में देना है ऋण पर ब्याज उतना परसेंट दिया जाएगा। और अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कितना परसेंट लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो 6% पर एनम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म का इनकम होता है, फर्म की आय। क्योंकि फर्म जो है पार्टनरों को जब फर्म से जब पार्टनर अपना पैसा पर्सनल यूज़ के लिए जो निकालते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है फर्म के द्वारा, तो फर्म का इनकम बढ़ता है, इसलिए इसको हम मानेंगे फर्म की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो इस राशि को डेबिट करेंगे। मतलब नया पार्टनर जब आता है फर्म में तो गुडविल का पैसा लेके आता है। तो गुडविल का पैसा अगर कैश में ला करके देता है फर्म को, तो फर्म उसको डेबिट किस अकाउंट में करेगा। तो फर्म उसको डेबिट करेगा कैश अकाउंट में, क्योंकि इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा कैश में लाता है फर्म में, तो उसको फर्म जो है वो कैश अकाउंट में डेबिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण को हस्तांतरित किया जाता है। अगर फर्म यहाँ पर विघटन हो रहा है, विघटन मतलब हो रहा है डिसॉल्वेशन ऑफ फर्म, तो फर्म अगर हमेशा के लिए बंद हो रहा है तो पार्टनर लोगों ने जो लोन दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो पार्टनर्स के जो लोन होते हैं उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया है वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के चालू खाते में मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो आपको मैं बता दूं ये तीनों अकाउंट में पार्टनर के लोन को एंट्री नहीं किया जाता है। पार्टनरों के लोन को डायरेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री किया जाता है, इसलिए इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसके रेशियो में पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। मतलब ओल्ड रेशियो में पार्टनरों के बीच में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पुराने अनुपात में। नेक्स्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस सन में लागू किया गया। मतलब पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कौन से ईयर में फॉलो किया गया है, लागू किया गया है, तो आप याद रखेंगे 1932 में, 1932, इसका नाम ही है 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 नाम है, तो आप याद रखेंगे 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को लाया गया था। साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। अगर कोई पार्टनर एंट्री करता है नया पार्टनर फर्म में, तो हम लोग बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होगा वो किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट को किन के बीच में बांटा जाएगा, तो वो केवल ओल्ड पार्टनरों को दिया जाता है। प्रॉफिट का शेयर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसको लिखे जाते हैं, और वो भी उनके ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को यहाँ पर प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी जो प्रॉफिट, अब जो नया प्रॉफिट होगा उसमें से नया पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते से हुए लाभ को किन पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो यह है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौता हो सकता है। मतलब पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट होना ओरली है कि रिटर्न में है, कि रिटर्न और ओरली है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि साझेदारों के बीच जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी समझौता होगा, उसको हम लिख करके भी बना सकते हैं या ओरल भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखित या मौखिक दोनों को आप टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको रिटर्न में भी रखें या ओरली रखें, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट होना इनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो एक सामान्य साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या होता है 50। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन नॉर्मल पार्टनरशिप, तो इसमें आप याद रखेंगे 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। यदि 51, 52, 53 हो गया तो वो जो पार्टनरशिप है वो इल्लीगल कहलाएगा, अवैधानिक कहलाएगा। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउट में कर देता है बच्चों को। उनको 6% याद रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। अगर पार्टनरों के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई % नहीं दिया जाएगा पार्टनरों को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि ए बी सी की कैपिटल क्रमशः 20,000, 15,000, 15,000 है। 50,000 रुपये के लाभ में ब का लाभ कितना होगा जब लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है। कह रहा है कि ए बी सी का जो कैपिटल है वो 20,000 है, 15,000 और 15,000 है। टोटल इनके पास 50,000 का प्रॉफिट है। तो इसमें से बी का आपको शेयर निकालना है प्रॉफिट का।
जब लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है, मतलब प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल रेशियो में किया जाएगा। तो कैपिटल रेशियो में किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो कैपिटल दिया हुआ है ना, इस कैपिटल को आप शॉर्ट कर लेंगे 0 0 0 0 काट करके। तो यहाँ पर आ जाएगा 20/15/15। अब मैं इसको आपको इस प्रकार से हल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप पार्टनरों का कैपिटल को लिख लेना, जैसे कि ए, बी और सी। तो ए ने कैपिटल लगाया है 20,000 इंटू 15,000 और ये 15,000, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लेना, ये 3 और ये 3 0 हमने काट दिए। तो अब भी दिखा हमको 20, 15 और 15। इसको और शॉर्ट कर लेंगे 5 के टेबल में। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। तो रेशियो बना हमारा कैपिटल रेशियो 4:3:3। इसी रेशियो में अब हमको निकालने बोला है बी का शेयर, प्रॉफिट ऑफ बी। तो प्रॉफिट ऑफ बी है, तो टोटल प्रॉफिट दिया है 50,000 और बी का रेशियो है यहाँ पर 3। इनको पहले आप प्लस कर लेंगे, 4 और 3 और 3, ये हो गया टोटल 10। तो यहाँ लिखेंगे 3/10। 0 0 काट देना, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 तिया 15। तो 15,000 रुपया बी का जो है वो प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो 15,000 रुपया बी का प्रॉफिट, ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए एक फर्म में पार्टनर है। उसने समाप्त होने वाले वर्ष में व्यक्तिगत प्रयोग हेतु व्यवसाय से 10,000 निकाले, तो आहरण पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज होगा। तो यहां पे कह रहा है कि ए एक फर्म में पार्टनर है, और पार्टनर है तो उन्होंने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा ड्राइंग किया है 10,000, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है 12% पर एनम। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इन लोग वर्ष के बीच में अगर पैसा निकालते हैं, यहाँ पर कहीं पर डेट नहीं दिया है आपको, तो यहाँ पर वर्ष के बीच में अगर इन लोग पैसा निकालेंगे तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। आप क्या करना है, ये 10,000 का 12% निकालना और 6 मंथ का निकालना, वो आएगा 600 रुपया। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। 10,000 रुपया का है, 10,000 उन्होंने विथड्रॉ किया है, तो 10,000 का 12% और 6 मंथ का लगेगा यहाँ पे इंटरेस्ट। तो ये आप 0 0 काट दिए, 12 12 इधर कट गया, इसको 100 से 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 600 इनको लगेगा इंटरेस्ट। तो फर्म जो है 600 रुपया ब्याज लेगी। ऐसा आप जल्दी से निकाल करके पेपर में आंसर दे सकते हैं। तो अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर ड्राइंग किया जा रहा है, ठीक है, बिजनेस से, उसने समाप्त होने वाले वर्ष में, मतलब यहाँ पर डेट नहीं दिया है कि कब पैसा निकाला, तो ये माना जाएगा कि 6 महीने मतलब साल के बीच में कभी भी पैसा निकाला है, तो यहाँ पर आप इसको 6% लगाएंगे, सॉरी 600 रुपया ब्याज आएगा 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स 3 साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। स को आश्वासन मिला कि प्रति वर्ष उसे 10,000 रुपया लाभ मिलेगा। यदि इसमें कमी होगी तो अ उसे कमी को पूरा करेगा। वर्ष की समाप्ति पर लाभ 30,000 था। स को अ से मिलने वाला लाभ कितना होगा। ये कह रहा है कि यहाँ पर सी को जो है आश्वासन दिया जा रहा है, गारंटी दिया जा रहा है, और सी को गारंटी दिया जा रहा है कि भाई तुमको 10,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर कम मिलेगा तो कौन देगा उसको, तो उसको पूरा करेगा अ। तो ए इसको पूरा करेगा, तो प्रॉफिट आपका है 30,000। तो 30,000 में से ना पहले आप सी का प्रॉफिट निकाल देना। तो सी का रेशियो है 3 और 2 और 1, इसको तीनों को आप प्लस कर लेना, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 1/6। तो इसको हम निकालेंगे इस प्रकार से। इसका आंसर यहाँ पे बता रहा हूं मैं। ₹30,000 प्रॉफिट को आप ऐसे लिख लेना, जिसमें से
सी का रेशियो दिया है क्वेश्चन में 1/6, तो इसको 6 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 6 5 × 30, 5000। तो ये 5000 रुपया उसको बन रहा है प्रॉफिट। अब यहाँ पे उसको मिलना चाहिए, गारंटी दिया जा रहा है कितना, 10,000 रुपया। ठीक, तो 10,000 रुपया उसको गारंटी मिलना चाहिए और उसको मिल रहा है कितना, 5,000। तो 10,000 रुपया मिलना चाहिए, मिल रहा है उसको 5,000 रुपया। तो आप खुद जान सकते हैं उसको कितना कम मिल रहा है, 5,000 रुपया और चाहिए उसको। ये 5,000 रुपया ए के द्वारा दिया जाएगा। मिस्टर ए ने गारंटी दिया था, तो ए के द्वारा ये 5,000 रुपया उसके प्रॉफिट से माइनस करके दे दिया जाएगा। तो आप आंसर यहाँ पर लगाएंगे 21 का ये सी, 5,000 रुपया उसको दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के प्रत्येक माह के प्रथम दिन समान धनराशि आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन का टॉपिक आता है आपके बुक में, कि हर पार्टनर जो है फर्म से पैसा निकाल सकता है। तो यदि उन लोग हर महीने के पहली तारीख को अगर पैसा निकालते हैं, तो पहली तारीख को अगर पैसा निकाला जाता है तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा। तो इंटरेस्ट का फार्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। मतलब यहाँ पे 12 महीना होता है साल का, उसमें एक को प्लस कर दिया जाता है, तो ये हो गया आपका 13, और 13 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 6.5। तो ये 6.5 डिवाइडेड बाय 12 वाला जो आंसर होगा ये इसका करेक्ट आंसर होता है। अगर इन लोग ना साल के हर महीने के लास्ट में अगर पैसा विड्रॉ करते हैं फर्म से, तो उसमें इंटरेस्ट निकाला जाता है वो है 5.5, और अगर मिड में निकाला जाता है हर महीने के बीच में तो आता है 6/12, और कभी भी निकालेंगे बीच में भी तो 1/12 होता है ये। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 6.5।